हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्लास 10 साइंस की जो अपनी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर अपना लेसन नंबर 3 चल रहा था, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, जिसके अंदर 4 क्लासेज अपनी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये है अपनी क्लास नंबर 5। तो देखिए, पिछली क्लास में अपन रासायनिक गुणधर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आपको पता है रासायनिक गुणधर्म में क्या पढ़ी जाती है भाई, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी जाती हैं। तो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया थी। सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया थी वो थी धातुओं का वायु में दहन, जो कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर आपने उभयधर्मी ऑक्साइड, एनोडीकरण, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की दर, है ना, जल के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड की, ये सारी चीज़ें भी अपन ने डिस्कस की थी। सेकंड गुणधर्म था अपना धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। उसके बाद में धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये तीनों कंप्लीट हो चुकी थी। लास्ट जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है धातु की अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया। फिर इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, वो क्लियर करेंगे। और जो धातु का जो रासायनिक गुणधर्म वाला टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ भाई, तो चलो चलते हैं। हाँ जी, तो 4 नंबर की जो अपनी रिएक्शन थी वो क्या थी भाई? हाँ जी, देखिए, धातु के अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया, विलयनों के साथ अभिक्रिया। हाँ जी, ये है अपनी लास्ट रिएक्शन। देखो, रिएक्शन पर पहुंचने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो आप लोग ना वीडियो को लाइक कर देना भाई, कमेंट कर देना है अच्छा सा प्यारा सा, ताकि आप मोटिवेट हो। और वीडियो को ना नीडी बच्चों तक शेयर कीजिए भी, है ना। आप थोड़ा सा सुस्त पड़े हुए हैं और हम कहते हैं कि इस टाइम का ना यूटिलाइज करो भाई, इस टाइम को आप लोग सदुपयोग करो, ताकि आगे जुलाई के मंथ में जैसे आप लोग क्लास 10th में एडमिशन लेते हैं, ताकि ये बर्डन कम हो जाए, आपके ऊपर बोझ कम हो जाए, है ना। लेकिन आप लोग इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। ये चीज़ें ना बाद में समझ में आएगी, फिर आपके जब टाइम निकल जाएगा तब। तो समय रहते ही चीज़ों को समझ जाओ, फायदे में रहोगे भैया ना। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा धातु ए और यहाँ पे धातु बी का लवण विलयन ले लिया आपने, धातु बी का लवण विलयन। अब माना कि धातु ए है ना, वो धातु बी से अधिक क्रियाशील है। जो धातु ए है वो धातु बी से अधिक क्रियाशील है। तो जो धातु ए है वो बी को इसके लवण विलयन से हटाएगा, नहीं हटाएगा? बिल्कुल हटा देगी। धातु ए धातु बी को हटा देगी और धातु ए धातु बी की जगह आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा? धातु ए का लवण विलयन, धातु ए का लवण विलयन, और अलग से कौन सी धातु प्राप्त हो जाएगी? धातु बी। तो ऐसा कब संभव है? ऐसा तब संभव है कि जो धातु दूसरी धातु को उसके लवण से, उसके यौगिक से हटा रही है, वो धातु ना अधिक क्रियाशील हो।
यहाँ पे धातु ए धातु बी को हटा रही है, तो तभी हटा पाएगी जब धातु ए धातु बी से अधिक क्रियाशील होगी, तभी हटा पाएगी भाई, अदरवाइज अभिक्रिया ही नहीं होगी। यदि ये धातु इससे कम क्रियाशील होगी तो अभिक्रिया नहीं होगी, और ये धातु इससे अधिक क्रियाशील होगी तो इसको हटा देगी और इसके लवण विलयन के साथ जुड़ जाएगी। तो लाइन कैसे लिखेंगे, लाइन लिखेंगे अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील धातु, ऐसे लिखो, अपन धातु की बात कर रहे हैं, तत्व भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से, उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से गलित अवस्था में ना, लिक्विड अवस्था में विस्थापित कर देती है। यदि मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो एग्जाम्पल देखना भाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Na प्लस जिंक क्लोराइड, जिंक धातु का लवण विलयन, ये सोडियम। देखो सोडियम जो होती है ना वो जिंक धातु से अधिक क्रियाशील होता है, तो जिंक धातु को हटा देगा और NaCl के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा NaCl प्लस जिंक धातु अलग से प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे हो क्या रहा है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा रही है, उसके लवण विलयन से हटा रही है और उसका स्थान ग्रहण कर रहा है, और जो कम क्रियाशील धातु है वो अलग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया धातु की अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया। अब देखिए, अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी धातु से अधिक क्रियाशील है, भाई ये आपको पता भी तो होना चाहिए ना। यदि जैसे मान लीजिए यदि इसी अभिक्रिया को मैं ऐसे लिख दूँ इस रूप में, Zn प्लस NaCl, मतलब Zn Na को हटाएगा लेकिन नहीं हटा सकता, क्योंकि Zn जो है ना वो Na से कम क्रियाशील है, इसका मतलब ये अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी। तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सी धातु से अधिक क्रियाशील है, तो वो चीज़ अपन डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखना, रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट हो चुके हैं आपके, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं भाई। अगली हेडिंग है अपनी टॉपिक धातु ही चल रहा है, उसके अंदर न्यू हेडिंग है अपनी सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, एक्टिवेशन सीरीज, सक्रियता श्रेणी। इसी के अंदर बात करेंगे अपन क्रियाशीलता वाला ना। हाँ भाई, एक तो मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि ये जितने भी यहाँ पे जो नोट्स तैयार किए जा रहे हैं पैनल पर, इनकी PDF क्लास वाइज, जैसे इस क्लास में जो भी लिखवाया जा रहा है पैनल के अंदर, इसकी जो PPT है ना, इसकी जो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग ऐसे करना, जो टेलीग्राम चैनल होता है प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेना, और उसके अंदर अपना ग्रुप है इस नाम से, गुरु अकेडमी, है ना, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना भाई। गुरु अकेडमी कैसे 16 कंप्लीट लगा लेना, आ जाएगा ये, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर ना ये सारी क्लासेज की PPT आपको मिल जाएगी, तो आप लोग देख करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, देखिए क्या होता है सक्रियता श्रेणी, ध्यान से सुनिएगा। सक्रियता श्रेणी, श्रेणी का मतलब तो क्या, एक सीरीज प्राप्त होगी हमें धातुओं की, और सक्रियता का मतलब है सक्रियता के आधार पर। तो होता क्या है कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, उसमें व्यवस्थित करेंगे तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी को ही क्या बोला जाता है, सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। इससे हम ये पता लगा लेंगे कि कौन से धातु किस धातु से अधिक क्रियाशील है और किस से कम क्रियाशील है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं भाई। जब
जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। चलो अपन अब उस श्रेणी को लिखते हैं और श्रेणी को ना आपको याद भी करवाई जाएगी। अब से पहले भी 2 बार याद करवा दी गई है। एक बार तो लेसन नंबर 1 में विस्थापन अभिक्रिया के अंदर, और एक बार इसी के अंदर आपको बताए थे मैंने, इसी जो रासायनिक गुणधर्म थे जल के साथ अभिक्रिया जब लिखवाई थी उसके अंदर। भाई गर्मी बहुत है ना। हाँ जी, देखो तो ऐसे करता हूँ, चलो इससे मैं लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। हाँ भाई, काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है। कौन है जी, आगे आओ पतासी खाने। हाँ भाई, देखिए क्या लिखा है मैंने, क्या नहीं लिखा है, उसको ध्यान से समझना। देखिए एक जगह का नाम है काशीनाथ। जगह का नाम क्या है? काशीनाथ। यहाँ के ना 2 बंदे हैं काशीनाथ का, एक तो मांगीलाल और एक हीरालाल। काशीनाथ नाम का एक जगह है, वहाँ पे 2 बंदे हैं, एक का नाम मांगीलाल, एक का नाम हीरालाल। मांगीलाल तो क्या करता है, आलू का व्यापार करता है, और हीरालाल जो है ना वो गोलगप्पे की दुकान लगाता है। भाई देखो, अब गोलगप्पे में जो मसाला तैयार होता है ना, वो मसाला किसका होता है? आलू का होता है। तो दोनों का व्यापार ना एक दूसरे पर डिपेंड है। ये आलू बेचेगा, ये खरीदेगा, गोलगप्पे बिकेंगे। यानी दोनों का व्यापार एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दोनों में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। दोनों में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। तो एक कहानी आपकी समझ में आ गई। काशीनाथ नाम की एक जगह है, वहाँ पे 2 बंदे हैं, मांगीलाल हीरालाल। ये आलू का व्यापार करता है, ये गोलगप्पे का व्यापार करता है। आलू खरीदेगा, गोलगप्पे बिकेंगे। दोनों में एक दूसरे में क्या हो गई? बढ़िया बॉन्डिंग हो गई, दोस्ती हो गई। बस यहीं से कहानी बन गई। काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है। अब जैसे वो हीरालाल को दे रहा था ना, क्योंकि मसाला खत्म हो गया था तो आलू दे रहा था, तब तक ना कस्टमर्स की लाइन लग गई। तब वो मसाला बना के तैयार किया हीरालाल ने, तब कह रहा है कौन है जी, आगे आओ पतासी खाने। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वापस सुनिएगा एक साथ। काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है। पहले लाइन, कौन है जी, आगे आओ पतासी खाने। क्लियर? तो ये श्रेणी हो गई आपकी। तो इसको स्टोरी को तो मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ ना, चाहो तो आप लोग समझ लेना आपके हिसाब से जी। अब देखो,
इसमें क्या है, ये ना ये घटता हुआ क्रम है भाई। ये क्या है, हाँ एक मिनट, जी एक मिनट में भैया ना ये थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको एक बार ठीक कर देता हूँ। हाँ भाई, तो ये है ना, हाँ भाई, तो ये क्या है, घटता हुआ क्रम है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन, पोटेशियम। इस श्रेणी के हिसाब से तो सबसे ऊपर लिखा है पोटेशियम लिखा है, वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्लियर। अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो क्रियाशीलता घटती जाएगी, यानी जो सबसे नीचे है वो क्या है, सबसे कम क्रियाशील है इस श्रेणी के हिसाब से, सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, और ये कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है। तो बीच में मैं लिख देता हूं अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। क्लियर है भाई। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। अब देखो इससे पता कैसे लगाएंगे कि कौन अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम सबसे ऊपर है ना, तो पोटेशियम के नीचे जितनी भी धातु आ रही है इन सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम। सोडियम की बात करें तो सोडियम से ऊपर कौन है, पोटेशियम। तो पोटेशियम तो अधिक क्रियाशील होगा, यानी सोडियम पोटेशियम से तो कम क्रियाशील होगा, लेकिन सोडियम के नीचे जितनी भी धातु आ रही है, जितनी भी मेटल आ रही है, वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। जैसे मैंने रैंडमली ले लिया Fe लोहा, तो जो Fe के ऊपर जितनी भी धातु है वो सब Fe से अधिक क्रियाशील है, लेकिन Fe के नीचे जितनी भी धातु है वो सब Fe से कम क्रियाशील है। तो इस आधार पर अपन ये पता कर सकते हैं कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। ठीक है, आगे देखो हाइड्रोजन के ना मैंने कोष्टक लगा रखा है। एक्चुअल में हाइड्रोजन धातु नहीं होती है, लेकिन धातु के श्रेणी में रख रखा है, तो ये अधातु है इसलिए कोष्टक बंद किया है। लेकिन क्या है, ये जितने भी धातु है ना वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को बीच में मेंशन कर दिया। कोष्टक इसीलिए लगा रखा है क्योंकि ये धातु नहीं है, अधातु है। ठीक है, अब देखो अभी आपने जो अभिक्रिया लिखी थी ना, NaCl प्लस Zn, पहले Zn, हाँ Zn, सॉरी एक मिनट रुको, Na प्लस ZnCl2, ये अभिक्रिया जो आपने लिखी थी अभी, देखो Na-Zn को उठाएगा तो चेक करो क्या Na-Zn से ऊपर आ रहा है क्या, भाई Na-Zn से ऊपर आएगा मतलब तभी तो Na-Zn से अधिक क्रियाशील होगा। देखो Na ये रहा, Zn ये रहा, यानी Na-Zn को हटा सकता है, तो Na जुड़ेगा Cl के साथ, तो Na पर +1 होता है, Cl पर -1, +1 से -1 कट जाएगा, NaCl बन जाएगा, जिंक धातु अलग से प्राप्त हो जाएगी। जबकि सेकेंड अभिक्रिया जो मैंने आपको बताई थी उसमें क्या था, Zn प्लस NaCl, यानी Zn Na को उठाएगा, तो Zn Na को तभी हटा सकता है जब Zn Na से ऊपर हो, मतलब अधिक क्रियाशील हो। जबकि देखो Zn तो Na से नीचे है, यानी ये अभिक्रिया ही संपन्न नहीं होगी। क्लियर है भाई। तो आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये हो चुकी है आपकी सक्रियता श्रेणी। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अम्लराज। क्या बोलते हैं भाई, अम्लराज। क्या होता है सुनिएगा। देखो एक तो लिया आपने HCl और एक आपने लिया HNO3, ठीक है, मैंने दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाऊंगा 3:1 के अनुपात में। यानी यदि मैं टोटल 100 ml विलयन बना रहा हूं HCl का
और HNO3 का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का। तो 75 ml 100 ml में से 75 ml HCl होगा, 25 ml HNO3 होगा। ठीक है, मतलब इसका यह है 3:1 का। तो जब भी HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को 3:1 के अनुपात में मिलाकर जो विलयन बनाया जाएगा उसे बोलते हैं अम्लराज एक्वा रेजिया। क्लियर है भाई, ये चीज है। तो लिख देते हैं पहली परिभाषा। जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल को 3:1, जब HCl व HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाकर जो विलयन बनाया जाता है, उसे एक्वा रेजिया या अम्लराज कहते हैं। क्लियर है भाई। जब HCl व HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाकर जो विलयन तैयार किया जाएगा, जो मिक्सर तैयार किया जाएगा, जो मिश्रण तैयार किया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया या अम्लराज कहते हैं। यानी यदि मैं इसको एक शब्द में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? ये HCl है और ये HNO3 है, दोनों को मिलाएंगे 3:1 के अनुपात में, तो जो मिश्रण तैयार होगा उसे बोलेंगे एक्वा रेजिया। क्लियर है भाई? हाँ, ये चीज क्लियर। अब देखो इसका यूज क्या होता है। देखो जो सोना होता है, प्लेटिनम होता है ना, यदि आपको इनको गलाना हो तो कभी भी अकेला HCl या अकेला HNO3 कभी नहीं गला पाएगा। दोनों का जो मिक्सर होगा 3:1 का, यानी जो एक्वा रेजिया होगा वो ही इनको गला सकता है। ठीक है, वो ही इनको गला सकता है। तो ये इसका यूज होता है, तो अपन इसको मेंशन कर देते हैं भाई। तो ये चीज़ें अपन यहाँ पे लिख देते हैं भाई। देखिए यहाँ पे लिखते हैं अम्लराज एक प्रबल संचारक होता है। ये ना भभकता हुआ रहता है, एकदम बिल्कुल गर्म, है ना। अम्लराज एक प्रबल संचारक होता है जो सोना तथा प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, जबकि दोनों में से किसी अकेले में ये क्षमता नहीं होती है। जबकि दोनों में से किसी अकेले में यह क्षमता नहीं होती है। यह क्षमता नहीं होती है। क्लियर भाई? यानी जब दोनों को आपस में मिला के जो एक्वा रेजिया तैयार किया जाएगा उसमें ही इतनी कैपेसिटी है कि वो सोना को, प्लेटिनम को गला सके, मेल्ट कर सके। लेकिन दोनों में से किसी अकेले में, या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, अकेले में ये क्षमता नहीं होती भाई। ठीक है, तो ये इसका यूज होता है।
तो ये जो धातु वाला पोर्शन है ना, ये जो पहले टॉपिक डिस्कस किया था वो कंप्लीट है, धातु वाला टॉपिक कंप्लीट है। अब डिस्कस करेंगे अपन न्यू टॉपिक ए धातु, नए टॉपिक लेंगे भाई ए धातु। हाँ भाई, तो ये चीज़ क्लियर है कि अम्लराज एक प्रबल संचारक होता है जो सोना तथा प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, जबकि दोनों में से किसी अकेले अम्ल में, या तो इसमें या इसमें, है ना, अकेले अम्ल, यहाँ पे अम्ल शब्द और ऐड कर लो भाई, दोनों में से किसी अकेले अम्ल में ये क्षमता नहीं होती है। तो धातु वाला जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था सबसे पहले वो कंप्लीट होता है। अब अपन डिस्कस करेंगे ए धातु। तो न्यू टॉपिक लगा देते हैं भाई, ए धातु, नॉन मेटल। तो जैसे अपन ने सबसे पहले धातु में परिभाषा देखी थी, यहाँ पे परिभाषा देखेंगे, वहाँ पे भौतिक गुणधर्म यहाँ पर देखेंगे, फिर रासायनिक गुणधर्म यहाँ पर देखेंगे ना, सेम चीज़ें चलेगी, डिक्टो ऐसे कैसा फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले तो अपन डिस्कस कर लेते हैं इसकी परिभाषा भाई। तो देखो धातु क्या होते हैं, जो धातु होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन देकर धनावेशित हो जाते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाएंगे, ऋण आवेशित हो जाएंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित हो जाते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्लियर है भाई। धातु इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव हो जाती हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव हो जाती है। ठीक है भाई। चलो अब ये है नहीं कि हर कि जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो सभी अधातु है ना। मान लीजिए ऐसे कोई एलिमेंट आ गया जो अधातु नहीं है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए इसके सेकंड डेफिनेशन बनाई गई है भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। जैसे आपने धातु की डेफिनेशन पढ़ी थी गुणधर्मों, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, वैसे ही इसकी भी डेफिनेशन है। तो सेकंड डेफिनेशन क्या कहेंगी देखना भाई, वे पदार्थ या वे तत्व या वे पदार्थ जो, तत्व शब्द और भी बड़े रहेगा ना, वे तत्व, वे तत्व जो दिखने में मलिन, मलिन का मतलब होता है गंदे, जो दिखने में मलिन होते हैं, दिखने में मलिन होते हैं, नरम होते हैं, आघात वर्ध्य नहीं होते हैं, आघात वर्ध्य नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। और इसके अलावा जिनका या ध्वनिक नहीं होते हैं, पहले ये सब लिख लो, ध्वनिक नहीं होते हैं, ध्वनिक ना, अच्छे से लिख देता हूँ इसको मैं, ध्वनिक नहीं होते हैं। सब कुछ ना अपोजिट चलेगा, जो आपने धातु में लिखा था ना उसका जस्ट अपोजिट है सारा का सारा। ध्वनिक नहीं होते हैं तथा
जिनका गलनांक व घनत्व बहुत कम होता है। ये सारे भौतिक गुणधर्म होते हैं ना। घनत्व बहुत कम होता है, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी भी। तो सबसे पहले ये हो गई इसकी डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन में है ना, कुछ नहीं, मैंने सारे भौतिक गुणधर्म ऐड कर दिए। अब इन्हीं के बारे में आपको आगे पढ़ना है। तो सेकंड हेडिंग हो जाएगी अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। हाँ जी, देखिए पहला भौतिक गुणधर्म, जैसे अब ना याद करते जाओ, रिकॉल करते जाओ धातु के गुणधर्म, और बस उन्हीं के आधार पर हो जाएगा। धातु का पहला गुणधर्म क्या था? धात्विक चमक, यानी धातु शुद्ध रूप में क्या होती है? चमकदार होती है, जबकि ये नहीं होती है, ये चमकदार नहीं होते हैं। तो लिख देंगे अपन अधातु चमकदार, अधातु चमकदार नहीं होती है। लेकिन अपवाद है इसका भाई, वो देख लो। हीरा व ग्रेफाइट, हीरा व ग्रेफाइट, यानी ये किसके अपर रूप हैं? कार्बन के। हीरा व ग्रेफाइट तथा आयोडीन, अधातु होते हुए भी चमकीले होते हैं। अधातु होते हुए भी चमकीले होते हैं। चमकीले होते हैं। क्लियर है भाई? पहला भौतिक गुणधर्म ये है। सेकंड देखना, सेकंड अपने धातु में क्या डिस्कस किया था भाई? सेकंड अपन ने डिस्कस किया था कठोरता, कि धातु सामान्यतः क्या होता है? कठोर होती है। वैसे ही ये जो अधातु होता है ना, ये कठोर, ये ठोस, ये गैसें होती है भाई, है ना, सामान्यतः। तो 2 नंबर लगा के लिखेंगे। अधातुएं सामान्यतः ठोस व गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठोस व गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे ना सामान्यतः शब्द लगा है भाई, इसका मतलब कुछ ऐसी भी धातु है जो ठोस व गैस नहीं है, द्रव है, ब्रोमीन, है ना, याद है आपको? तो यहाँ पे मैं अपवाद लिख देता हूँ, और जो भी मैं अपवाद लिख रहा हूँ, जो भी एक्सेप्शन लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ठीक है, देखो अपवाद का मतलब होता है जो नियम का पालन ना करे। नियम तो ये कहता है कि अधातु सामान्यतः या तो ठोस होगी या गैस होगी, लेकिन ब्रोमीन है ना, वो ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में होती है। तो लिख देंगे, तो ये अपवाद हो गया, नियम के खिलाफ हो गया। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु होती है। पाई जाने वाली अधातु होती है। क्लियर है भाई? चलो तीसरा देखो, तीसरा गुणधर्म अपन ने उसमें क्या लिखा था? आघात वर्ध्यता। किसमें? धातु में। तो अधातु आघात वर्ध्यता नहीं होती है। अधातुएं आघात वर्ध्य या आघात वर्ध्यता नहीं होती है।
अतः इन्हें पीटने पर, भाई आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होगा कि पीटने पर जो धातु होती है वो पतली पतली चादर में बदल जाएगी, जबकि अधातु में ये गुण होता ही नहीं है। फिर भी यदि अपन जबरदस्ती पीटेंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसे बोलते हैं भंगुरता। ठीक है, तो अधातुवीय आघात वर्ध्यता नहीं होती है, अतः इन्हें पीटने पर, अतः इन्हें पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। इस गुण को या इस प्रकृति को भंगुरता कहते हैं। भंगुरता कहते हैं। क्लियर है भाई? चलो आगे देखो। 4 नंबर पे आपने क्या लिखा था? 4 नंबर पे आपने लिखा था तन्यता के बारे में धातु के अंदर। तो धातु में तन्य होती है, डक्टाइल होती है, जबकि अधातु तन्य नहीं होती है। तो लिख देंगे धातु के गुणधर्म याद है ना, तो बस उन्हीं को अपोजिट करके, उल्टा करके यहाँ पे लिख देना है। अधातुएं तन्य नहीं होती है। क्लियर? 5 नंबर पे यहाँ पर लिखा था ऊष्मा और विद्युत के सुचालकता के बारे में धातु के अंदर। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट लिखेंगे। तो सामान्यतः अधातुवीय ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक होती है ना? ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती है। सामान्यतः शब्द लगाएं, इसका मतलब कोई ना कोई है जो सुचालक भी है। तो इसका अपवाद लिख लो, कौन है ऐसा? तो जो ग्रेफाइट है ना, वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट ना कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का एक रूप है एक तरीके से, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और कई बार ना एग्जाम में इसका कारण पूछा जाता है, तो इसका कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ग्रेफाइट में ना मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन की गति करने के कारण ही विद्युत धारा गति करती, मतलब विद्युत धारा बहती है ना। तो कारण होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण। क्लियर है भाई? चलो आगे देखो। छठा पॉइंट आपने उसमें क्या लिखा था? छठा पॉइंट आपने लिखा था गलनांक वाला लिखा था आपने, है ना, ध्वनिक वाला। पहले ध्वनिक वाला डिस्कस करते हैं, छठा पॉइंट। तो अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है, यानी किसी कठोर सतह से टकराएगी तो साउंड उत्पन्न नहीं करेगी। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है, जबकि धातु होती है भाई। 7वां पॉइंट। अब बात करते हैं गलनांक का। तो अधातु का गलनांक सामान्यतः ना कुछ ऐसे है जो ज़्यादा भी होता है। अधातु का गलनांक बहुत कम होता है। अधातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। 8वां पॉइंट। अधातुओं का घनत्व अधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है भाई। यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लेता हूँ, यदि आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं रंग के बारे में। तो अधातुओं का रंग है ना अलग अलग होता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करूँ मैं तो रंगहीन होती है, हाइड्रोजन रंगहीन होती है, फास्फोरस लाल भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है ना, और क्लोरीन लाल पीली होती है।
तो ये अलग अलग कलर होते हैं भाई, है ना। तो मैंने बोल दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी है इतने सारे। चलो अब देखो, मैं यहाँ पे एक नोट की बात कर रहा हूँ। कार्बन एक अधातु है, बच्चे बच्चे को पता है। बीच बीच में शब्द आया था हीरा, ग्रेफाइट, नाम सुने था आपने। तो कार्बन है ना, एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, और उन रूपों को बोलते हैं कार्बन के अपर रूप। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, कार्बन विभिन्न रूपों में, कार्बन विभिन्न रूपों में विद्यमान होता है। ये उपस्थित होता है, एक ही बात है। कार्बन विभिन्न रूपों में विद्यमान होता है, जिन्हें कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉप्स, जिन्हें कार्बन के अपर रूप कहते हैं, जो कि निम्न हैं, जो कि निम्न है। जैसे इंसान ना, इंसान है लेकिन इंसान बहुत तरीके के हैं, वैसे कार्बन है, कार्बन बहुत तरीके के हैं, जिन्हें कार्बन के अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन विभिन्न रूपों में विद्यमान होता है, जिन्हें कार्बन के अपर रूप कहते हैं, जो कि निम्न है। पहला है हीरा, इसके बारे में कुछ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यह प्रकृति का सबसे कठोर, यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जिसका गलनांक, वैसे अधातु का गलनांक बहुत कम होता है, क्वथनांक भी कम होता है, लेकिन हीरा जो अधातु है, भाई कार्बन अधातु है, कार्बन का ही अपर रूप है, तो इसका ना गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं भाई। सबसे कठोर पदार्थ होता है जिसका गलनांक व क्वथनांक, जिसका गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है, जिसका गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो पहला हो गया हीरा। सेकंड देखो, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते भाई ना, गला सूख गया बोलते बोलते, गर्मी वैसे है। हाँ जी, सेकंड है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो सभी जानते होंगे ना, आपकी जो पेंसिल होती है ना रूल, उसमें बीच में जो आती है वो ब्लैक ब्लैक सी स्ट्रोक, वही होती है ग्रेफाइट, है ना। तो ग्रेफाइट के बारे में एक लाइन लिखवा देता हूँ, पहले भी लिखिए, यह विद्युत धारा का सुचालक होता है, एकमात्र धातु जो विद्युत धारा की सुचालक, यह विद्युत धारा की सुचालक होती है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और तीसरा भाग है फुलरीन, इसके बारे में आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम लिख लो, फुलरीन। तो कार्बन प्रकृति में विभिन्न रूपों में प्रेजेंट होता है, जिन्हें कार्बन के अपरूप कहते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। तीन है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा के बारे में आपने क्या लिखा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, यह प्रकृति का सबसे कठोर या सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ध्यान रखेगा। और ग्रेफाइट होता है, ये विद्युत धारा का सुचालक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है फुलरीन। क्लियर। तो ये हो गए धातु के, सॉरी अधातु के भौतिक गुणधर्म। अब बात करते हैं अधातु के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म।
और देखो मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, रासायनिक गुणधर्म के अंदर क्या डिस्कस की जाती है, रासायनिक अभिक्रियाएं। लेकिन यहाँ पे अपन कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे नहीं, सिंपल हिंदी में लिखेंगे सारी बात, है ना। कोई अभिक्रिया लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं है आपके सिलेबस में, केवल हिंदी में लिख देना कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो धातु के अंदर अपन ने पहले क्या पढ़ा था, वायु में दहन किया था, है ना। तो जैसे इनका वायु में दहन करवाया जाएगा तो ये क्या बनाएंगे, अधातु ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अधातुओं का वायु में दहन करवाने पर अधातुओं का वायु में दहन करवाने पर अधातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, अधातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। और आप लोग जानते हो जो अधातु ऑक्साइड होता है ये प्रकृति में कैसा होता है भाई, अम्लीय होता है, और धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। ये बातें भी लिख देते हैं, अधातु ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं तथा धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है भाई। पहला रासायनिक गुणधर्म। अभिक्रिया नहीं पढ़ेंगे कुछ भी ना, केवल हिंदी में लिखेंगे, ये चीज मैं पहले क्लियर कर चुका हूं भाई। सेकंड है, आपने उसमें धातु के अंदर क्या लिखा था, जल से अभिक्रिया। तो जो अधातु होती है ना वो जल से या जल वाष्प से कोई क्रिया नहीं करती है। अधातुए जल व जल वाष्प, यानी जल का मतलब ठंडी वाली अवस्था, द्रव, और जल वाष्प मतलब इसकी गैसीय अवस्था। अधातुए जल व जल वाष्प से कोई क्रिया नहीं करती है, कोई क्रिया नहीं करती है। क्लियर। 3 नंबर पे आपने क्या लिखा था भाई, तनु अम्लों से वो लिखा था ना, तनु अम्लों के साथ। तो अधातुए सामान्यतः तनु अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। जो अधातुएं हैं वो सामान्यतः तनु अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। ठीक है, सामान्यतः मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ तो करती है। तो जो सल्फर होता है ना, सल्फर आपका जो सल्फर होता है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं भाई, है ना। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको ऐसे बता दिया है। तो अधातुएं सामान्यतः तनु अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा, लेकिन जो सल्फर अधातु होता है वो क्या करेगा, जो तनु नाइट्रिक अम्ल होता है उसे क्रिया कर लेता है, और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक नहीं, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बना देता है भैया ना। 4 नंबर पे आगे देखो, जो अधातुएं होती है ना वो ऑक्सीकारक होती है। अधातुएं किसको छोड़ करके भाई, कार्बन को छोड़ करके ऑक्सीकारक होती है। किसको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर। अधातुएं ऑक्सीकारक होती है, यानी ये सामने वाली जो पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण कर देते हैं, लेकिन किसको छोड़ करके, कार्बन को छोड़कर। ऑक्सीकरण क्या होता है क्या नहीं होता है ये मैं पहले बता चुका हूं लेसन नंबर 2 में, तो बार बार डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, है ना।
धात्विक ऑक्सीकारक होती है कार्बन को छोड़ करके। कार्बन नहीं करता है क्योंकि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, केवल इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। देखो ऑक्सीकरण का मतलब ना वैसे सिंपल सा मतलब तो क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना, लेकिन इनके अलावा भी इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी होते हैं, तो उसी आधार पर अधात्विक ऑक्सीकारक होती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके रासायनिक गुणधर्म। अब अपन कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं अधातुओं के। वैसे आगे एक सारणी बताऊंगा, वहां पर भी मैं आपको लिख पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं कुछ कुछ लिख देता हूँ। अधातुओं के उदाहरण जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और भी होते हैं भैया ना। तो ये मैंने सामान्य एग्जाम्पल लिख दिए। हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। ठीक है, देखो जल से जल वाष्प से कोई क्रिया नहीं करते ना, इसलिए जो फास्फोरस होता है ना, इसको जल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि फास्फोरस को यदि आपने ओपनली रख दिया तो तुरंत ना आग पकड़ लेती है, जल जाती है। तो इसको ना जल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि जल से अधातु अभिक्रिया करते ही नहीं है। तो ये अधातु के उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं अपन उपधातु। ठीक है, अधातु कंप्लीट है, अब बात करते हैं उपधातु। हाँ भाई, अब बात करते हैं उपधातु की। देखो न्यू हेडिंग, न्यू टॉपिक है आपका उपधातु। धातु हो गया, अधातु हो गया, बात करते हैं उपधातु। इसमें सबसे पहले परिभाषा देखते हैं इसके। देखो ये ना तो पूरी तरह धातु होते हैं ना पूरी तरह अधातु होते हैं, दोनों के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। कुछ गुण धातु के, कुछ गुण अधातु के, है ना, तो बीच के गुणों को दर्शाते हैं। तो वे तत्व जो धातु व अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, बीच के गुणों को दर्शाते हैं। वे तत्व जो धातु व अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उपधातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाती है। बात करते हैं इनका भौतिक गुणधर्म। तो ऐसा कोई भौतिक गुणधर्म नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक नोट लिखवा देता हूं। उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है। उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है। ये जो अब तक 118 तत्व ज्ञात है ना, उनमें से उपधातु 7 ही हैं, है ना, जो कि निम्न है, जो कि निम्न है। कौन कौन से, देखो मैं लिख रहा हूं भाई। एक मिनट, हाँ, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एक होता है पोलोनियम। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, आपके उपधातु हैं जो कि 7 होते हैं। तो ये आपके टोटल हो गए क्या, उपधातु। ठीक है, 7 होती है उपधातु, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये आर्सेनिक है बिना, एक मिनट थोड़ा ढंग से लिख देता हूं इसको मैं। आर्सेनिक
एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। तो ये आपको उपधातु कंप्लीट है, जितना आपकी बुक में है उससे मैंने कुछ ज़्यादा ही लिखवाया है, संख्या लिखवा दी क्योंकि है ना क्लास 9th में है, संख्या 7 है, कौन कौन सी है। आपके 10th में तो 3 ही आएंगे भाई, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, मैंने और भी लिखा दी। तो 3 तो आपको याद होने चाहिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 3 उपधातु तो आपको याद होनी ही चाहिए। क्लियर है भाई? तो ये कंप्लीट हो गया आपका। तो धातु टॉपिक कंप्लीट, अधातु कंप्लीट, उपधातु कंप्लीट। अब ना ज़्यादा नहीं है, 4 टॉपिक और है। एक टॉपिक तो आएगा आपका धातु और अधातु की अभिक्रिया का, दोनों कैसे अभिक्रिया करते हैं। एक आएगा आपका धातु की प्राप्ति कि हम ना खनिज के रूप में, अयस्क के रूप में कैसे कैसे उनको प्राप्त करते हैं, कैसे शुद्ध किया जाता है वो सारी प्रोसेस। एक संचारण जो कि लेसन 1 में ही हो चुका है, और एक आएगा मिश्र धातु बनाने का। तो 4 टॉपिक और बच रहे हैं भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो कैसा लगा है लाइक करके बताना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अधिकतम बच्चों तक वीडियो को शेयर करना भाई। यहाँ लाइटिंग के सामने, पैनल की हीट के सामने खड़े होकर क्लासेस देना बड़ा टिपिकल काम होता है भाई, बड़ा चुनौती भरा काम होता है ये। देखो सामने से जो ना लाइटिंग होती है खतरनाक, और आपको हालांकि कम नज़र आ रही होगी, फेस कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन लाइटिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने कैमरे का ब्राइटनेस कम कर रखा है ना। तो इतना ज़्यादा लाइटिंग है कि ना फिर ये ढंग से दिखेगा नहीं। तो कैमरे की ब्राइटनेस कम है, बाकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये पैनल की हीट और वैसे कमरे में हीट गर्मी के मौसम के कारण तो काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन फिर भी क्लासेज आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको अधिकतम क्लास को शेयर करना है, अधिकतम बच्चों को जोड़ना है, ठीक है भाई। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।